नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ या यूपी पीसीएस या कोई भी एग्जाम्स की, तो उसमें जियोग्राफी का एक पार्ट है वायुदाब पेटियाँ, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी मैपिंग के साथ। तो ये इसकी दूसरी क्लास रहने वाली है। पहली आपने देखी, वो देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी आप बोलते हो कि पेपर टफ आया, पेपर का ट्रेंड बदल गया है, तो ट्रेंड नहीं बदला है। वो केवल और केवल अपने सिलेबस से बिल्कुल डेप्थ में जाके चीज़ें पूछ रहा है, जैसे ये टॉपिक हो गए। ठीक है ना। होता क्या है, हम लोग पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं, पर्वत पढ़ लेते हैं, झील नदियाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़ते हैं। तो उसको मैं पहले कंप्लीट कराऊँ और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसकी क्लास दूसरी है, पहली क्लास देख लेना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में सब मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सेकंड क्लास शुरू करने से पहले जो पहली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसका हम लोग रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, और मैंने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि वायुदाब और पवने। वायुदाब पवनों में हमने देखा था कि पवन कोरियोलिस बल और फेरल का नियम, ये तीनों बहुत अच्छे से देख लिए थे। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लिए थे। फिर हमने दाब कटिबंध बताया था, और दाब कटिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके अच्छे खासे डिटेल्ड प्रश्न बनते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि कहीं विदेशों से प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न यहीं से बनेंगे लेकिन डिटेल बनते हैं। ठीक है, प्रश्न भी बताएंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ ये दोनों हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि दाब कटिबंध में लिखवाया नहीं है, तो 2-3 पॉइंट हम लिखवाएंगे इसमें। ठीक है, कैसे क्या है। और फिर उसके बाद आज हम लोग को कंप्लीट करना है वैश्विक सनातनी पवने, मौसमी पवने और लास्ट में स्थानीय पवने। ठीक है, तो जहां तक उम्मीद है कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और कुछ बचेगा थोड़ा बहुत तो फिर अगले टर्न पे देख लेंगे। पवन कोरियोलिस बल हम लोग ने देखा था। पवन पवन क्या है? पवन क्या है? कुछ नहीं है। पवन पवन एक गैसों का प्रवाह है जो उच्च दाब से, देखिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। ये भी आएगा आगे। ठीक है ना, ये सारे कंसेप्ट इसी से है। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। फिर हमने देखा था कोरियोलिस बल क्या है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी अपनी दिशा में मुड़ती हैं। मतलब पवनें क्या है, मुड़ जाती हैं। किस दिशा में मुड़ती हैं हमें नहीं पता, लेकिन पवनें मुड़ जाती हैं। तो पवनों के मुड़ने में जो बल सहायक होता है, यही है कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर बढ़ता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर बढ़ेगा। ठीक, फिर हमने देखा था फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या कह रहा था? जो कोरियोलिस बल में बताया गया कि पवनें मुड़ती हैं, फेरल ने क्लियर कर दिया कि कहाँ मुड़ती हैं। तो फेरल ने बताया कि कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज पवनें मुड़ती हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था दाब कटिबंध। और दाब कटिबंध में मैंने बताया था कि जो दाब कटिबंध हैं वो टोटल 7 हैं पूरे विश्व में, पृथ्वी पर। 7 में से 4 दाब कटिबंध उच्च दाब के हैं, 3 दाब कटिबंध निम्न दाब के हैं। इन 7 दाब कटिबंध में से 4 दाब कटिबंधों का निर्माण जो हुआ है वो गतिक कारण से हुआ है, और 3 का निर्माण तापीय कारण से हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक कच्चा चिट्ठा बनाया था कौन कौन से दाब कटिबंध हैं इंपॉर्टेंट जो अपने को पढ़ने हैं। तो उसमें हमने देखा था कि बीच में 0 से 10 डिग्री यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कहीं कहीं बुक में आपको ये जो है ना उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र 23.5 से मैंने 35 लिखा है, कहीं कहीं 25 से 35 लिखा होगा, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना, लगभग लगभग इतना ही है। ठीक, एनसीईआरटी में 23.5 है, बस इतना समझो। तो 0 से 10 डिग्री ऊपर नीचे विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है। 23.5 से 35 ऊपर नीचे मतलब उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र है। फिर 45 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है। और फिर ऊपरी ध्रुव है तो ध्रुवीय उच्च दाब, और नीचे ध्रुव है तो ध्रुवीय उच्च दाब। निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण जो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है, ये वाला आप देखेंगे बीच वाला,
ये विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, उच्च ताप होता है। जब उच्च ताप होता है तो पवनें हल्की होती हैं, हल्की होती हैं तो ऊपर उठती हैं, मतलब पवनों का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, मतलब लो हो जाता है। लो हो जाता है मतलब निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब पवनें यहाँ से ऊपर उठती हैं, पवनें यहाँ से ऊपर उठती हैं, ऊपर जाने पर पवनें ठंडी होती हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। और जब ठंडी होती हैं तो गिरती हैं, कहाँ गिरेंगी? 23.5 से 35 पे गिरेंगी। कौन सी ठंडी पवनें? तो यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र हो गया। ठीक है। ध्रुवों पर देखेंगे तो जब से पृथ्वी बनी है ध्रुव पर हमेशा से बर्फ जमी रहती है, ठंडा रहता है मौसम, तो पवनें भी ठंडी रहती हैं। जब ठंडी रहती है तो वहाँ उच्च दाब क्षेत्र पहले से है, तो जब उच्च दाब क्षेत्र यहाँ भी है, उच्च दाब क्षेत्र यहाँ बन गया है ना, तो यहाँ से भी पवनें चली, सतही पवनें, यहाँ से भी पवनें चली। जब पवनें चली तो ठंडी ठंडी मिल गई, और जब मिल गई तो बीच का क्षेत्र जो है लो प्रेशर का बन जाता है। जब आपस में ठंडी ठंडी पवनें मिलती हैं तो बीच का क्षेत्र लो प्रेशर में बन जाता है, और इसी को बोलते हैं निम्न दाब क्षेत्र। अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है 45 से 65 के मध्य। ठीक है। तो ये 7 दाब कटिबंध बने थे, और तापीय कारक से कौन बना था, गतिक कारक से कौन बना था, सब हमने देख लिया था। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एक अलग से मैप है, मैंने बताया था कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा सा फ्रेश मैप है, इसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, किस हिसाब से बना। तो ध्यान रखना है, ये हाई प्रेशर 4 है, मतलब उच्च दाब के क्षेत्र 4 है, और लो प्रेशर मतलब निम्न दाब 3 है। क्लियर है? अब इसी के आगे हम लोग को देखना है, तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, 7 दाब कटिबंध के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखेंगे, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर मतलब दिक्कत होनी नहीं चाहिए कुल मिला के। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र अपनी भाषा में लिखेंगे। ठीक है ना, कहाँ है विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र? ये रहा, 0 से ऊपर नीचे 10-10 डिग्री। ठीक है, देखिए यह है दाब कटिबंध, 0 से 10 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये खुद से आप भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यहां ताप की अधिकता के कारण, भाई सूर्य लंबवत चमक रहा है तो ताप अधिक होगा कि नहीं? ताप की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण हवाएं या पवनें गर्म तथा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब को ये जरूर याद कर लिया करें, निम्न दाब मतलब लो प्रेशर, लो प्रेशर क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः यह निम्न दाब क्षेत्र जो कि विषुवत रेखा के पास है, तो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र के निर्माण का कारक क्या है? तो तापीय कारक है। अब एक एक पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये लिखा हुआ है देखो, जो निर्माण का कारक है वो क्या है? तापीय कारक। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं।
और आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर का। अच्छा, एक पॉइंट होता है, मैं इसी पे बता दूं, ठीक है ना, एक पॉइंट, क्योंकि इसी के बीच में है। देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है, इसी के बीच में, इसी के बीच में, इसी के बीच में ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये ग्रीन पट्टी आप देख रहे हो बहुत अच्छे से, ये ग्रीन पट्टी आप देख रहे हो, ये क्या है, तो ये 0 है बीच में, ये ग्रीन पट्टी है ना, ये 5 डिग्री है, ऊपर नीचे 5 डिग्री। भाई ये वाली तो 10 डिग्री है, 10 छोड़ दो, उसके बीच में आओ 5 डिग्री, ठीक है। तो 0 से ऊपर 5 नीचे 5, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोल्ड्रम। क्या कहलाता है, डोल्ड्रम। मैं ये बता दूं इसको, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डोल्ड्रम। ये डोल्ड्रम क्या है, यहीं पर अगर हम डायग्राम बना दें तो ये रहा, ये रहा, क्या रहा ये, अब बीच में ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 10, ये रहा 10, और ये बन गया विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र। लेकिन इसी के बीच में, इसी के बीच में ये रहा ऊपर 5, ये रहा ऊपर 5। तो ये जो 0 से 5 डिग्री वाला क्षेत्र है ना, इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम। इसी को क्या बोलते हैं, डोल ड्रम, है क्या ये। तो डोल्ड्रम जो है निम्न दाब क्षेत्र का ही भाग है, क्योंकि 0 से 10 ऊपर नीचे विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है। लेकिन जो 0 से 5 है ना, ये सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र है। डोल्ड्रम को शांत पवनों या शांत पेटी का क्षेत्र कहा जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा शांत है। 0 से 10 जितना शांत है ना, उससे भी ज्यादा 0 से 5 वाली स्थिति ज्यादा शांत है, या सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र है, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, प्रॉपर जब बिल्कुल ही बीचों बीच है, तो उसी क्षेत्र को डोल्ड्रम बोल दिया गया है, बस इतना ही है। तो इसको यहीं पर फटाफट से लिख लें, है ना। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मध्य में सर्वाधिक निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है। डोल्ड्रम को शांत पवनों या शांत पेटी का क्षेत्र कहा जाता है। अब स्टेटमेंट में कैसे आता है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया था स्टेटमेंट में, डोल्ड्रम विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र का ही एक भाग है। तो भाई बिल्कुल सही है, 0 से 10 विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र है, उसी के बीच में डोल्ड्रम है, तो बिल्कुल उसी का भाग है ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो बड़े आसान लगेंगे, लेकिन पहली बार में बड़े टफ लगेंगे, है ना। तो जब पढ़ाई नहीं है तो टफ लगेंगे, तभी पेपर हो जाता है कि भाई काफ़ी टफ आया है ना। तो कुल मिला के अपने को पूरा सिलेबस में जो जो दिया हुआ है सब पढ़ना है, भले हम बहुत ज़्यादा डिटेल ना जाएं, इससे भी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उतना नहीं जाना है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे, दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र कौन सा है भाई, जी 23 से 35 वाला देखेंगे, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। इस क्षेत्र का विस्तार साढ़े 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के
मध्य, उत्तर, दक्षिण या दोनों गोलार्धों, इसे लिखना है दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है ना, बुक में तो तमाम लिखा हुआ है। इस दाब क्षेत्र का निर्माण, उच्च दाब क्षेत्र, इस दाब क्षेत्र का निर्माण विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से उठने वाली गर्म पवनों के ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी एवं भारी होकर नीचे की ओर गिरने से होता है। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र से पवनें ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर जाने पर पवनें ठंडी होंगी, ऊंचाई पर जाने पर ताप कम होता है। जब ठंडी होंगी तो गिरेंगी, कहाँ गिरेंगी? तो 23.5 से 35 के मध्य गिरेंगी, बस वही मैं लिख रहा हूँ अलग से। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र 0 से 10 डिग्री जो है, उससे उठने वाली गर्म पवन जब ऊंचाई पर जाती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, भारी हो जाती है, भारी हो जाती है, नीचे गिरती है, कहाँ गिरेगी? 23.5 से 35 नीचे गिरने से होता है। तो अतः इस दाब कटिबंध के निर्माण, अतः इस उच्च दाब, है ना, पूरा लिख दें, उच्च दाब कटिबंध के निर्माण का प्रमुख कारक या प्रमुख कारण पवनों का गतिक कारण है ना, क्योंकि पवनें गति करेंगी तभी यहां का बनेगा, गतिक कारण है। ठीक, एक लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे इस पे और उसको बताएंगे लास्ट में। इस दाब कटिबंध को अक्षांश भी कहा जाता है। असक्षांश ये कब बताएंगे? तो जब आगे व्यापारिक पवनें आएंगी तब, ठीक है। चलिए हो गया, दो हो गए भाई। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यहां से पवनें उठेंगी, यहां से पवनें उठेंगी तो ये वाला क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये जब से पृथ्वी बनी है तभी से ठंडे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो पहले इनको निपटा दें। तो देखिएगा, दूसरा था ना ये, तीसरा पॉइंट, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। इस क्षेत्र का विस्तार 75 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाया जाएगा, ठीक है ना, कॉमन सी बात है। इस उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण
तापमान के अत्यधिक कम होने के कारण कम होने के कारण कम होने के कारण हवाओं के ठंडी व भारी हवाओं के ठंडी व भारी होकर नीचे गिरने से हुआ है। नीचे गिरने से हुआ है मतलब वहां पे ऑलरेडी ठंडी पवनें हैं, ठंडी पवनें हैं तो वो नीचे रहेंगी। क्यों? क्योंकि ठंडी पवनें भारी होती हैं। नीचे गिरने से हुआ है ना। गर्मी होती तो ऊपर उड़ जाती, क्या दिक्कत है? नीचे गिरने से हुआ है। तो इस दाब कटिबंध के निर्माण का जो प्रमुख कारक है वो क्या है? तापीय कारक। तापीय कारक, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया था। तो ये हो गया। इसके बाद लास्ट बचा। लास्ट करने के बाद फिर अपने आते हैं टॉपिक पे। तो लास्ट में हम चौथा नंबर लिखें और लिखें अधोध्रुवीय। अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है, फटाफट से देख लो इसको भी। तो इसका विस्तार किसका विस्तार? इस दाब कटिबंध, इस निम्न दाब क्षेत्र का विस्तार 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है ना, कॉमन सी बात है। दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। इसका निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण मैंने क्या बताया था इसके निर्माण में, थोड़ा देख लेंगे। मैंने बताया था यहां से पवनें चली, ये ऊपर से, और यहां से पवनें चली। दोनों ठंडी पवनें हैं क्योंकि ये भी उच्च दाब, वो भी उच्च दाब। तो दोनों पवनें चली जब टकराएंगी तो बीच का क्षेत्र जो होगा उसको वो गैप हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उससे ही बोलेंगे निम्न दाब क्षेत्र, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या बनता है? निम्न दाब क्षेत्र। अब बोल देते हैं अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। तो इसको लिखने की भाषा में लिखेंगे तो इसका निर्माण ध्रुवीय क्षेत्र जो 75 से 90 था, ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवनों एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब 23.5 से 35 उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से चलने वाली पवनों के आपस में टकराकर, ऐसे लिखें, आपस में टकराकर ऊपर गमन करने से होता है। भाई दोनों टकरा के ऊपर गई तो बीच का क्षेत्र बना, तो वही निम्न दाब क्षेत्र कहलाया, ठीक है। तो इसका निर्माण टकराकर ऊपर गमन होने से होता है। किसका निर्माण? अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण। और इस दाब क्षेत्र या अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तो पवनों के गतिक कारण, ठीक है। तो एक बार देख ले हमने क्या देखा। हमने देखा विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र जो कि एक है ना, बीचों बीच है। फिर हमने देखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र जो कि उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में पाया जाता है ना। दो कटिबंध हो गए, उत्तर दक्षिण दोनों। फिर हमने देखा ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र जो कि उत्तरी ध्रुव पे भी है, दक्षिणी ध्रुव पे भी है, ठीक है। अब फिर हमने देखा अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र जो कि 23.5 से 35 उत्तरी गोलार्ध, 45 से 65 उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, ठीक है। तो टोटल 7 दाब कटिबंध हम लोगों ने विस्तार से देख लिए हैं। क्लियर है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये मत कहना अधोध्रुवीय,
उत्तरी गोलार्ध करा दिया, दक्षिणी गोलार्ध क्यों नहीं कराया? तो उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध इसी में सम्मिलित है, ठीक है। मान लीजिए किसी का प्रश्न हो तो आगे चले। देखिएगा, अब चलते हैं आगे। तो अब अपने को देखना क्या है वो एक बार देख लें, है ना। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, दाब कटिबंध को लिख भी लिया आज। अब वैश्विक या सनातनी पवनें देखते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालूं वैश्विक या सनातनी या प्रचलित, इनको ग्लोबल विंड्स कहा जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में इनको ग्लोबल, वैश्विक ग्लोबल एक ही है ना, पवनें। और अगर किसी को इसका अदर नाम पता हो तो जरूर लिख लेना, ठीक है ना। भूमंडलीय पवनें शायद कहते हैं, भूमंडलीय पवनें, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है ये। पहले एक बार लिख लेते हैं एक डिफिनेशन टाइप में कि वे पवनें जो संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण विश्व स्तर पर बिना रुके लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं, मतलब बिना रुके लगातार एक ही दिशा में। कौन सी दिशा होगी तो अभी चेक करेंगे सबकी दिशा, ठीक है ना। तो ये होती रहती तो इन्हें ही ये पवनें कहते हैं। ये 3 प्रकार की हैं, हमने देखा था। कौन सी? एक तो हो गई व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। दूसरी हो गई पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। तीसरी हो गई ध्रुवीय पवनें। इनको कहा जाता है ट्रेड विंड्स, व्यापार है ना, व्यापार मतलब ट्रेड विंड्स। पछुआ पहनों को वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और ध्रुवीय पवनों को पोलर, पोलर विंड्स, ठीक। चलो अब देखते हैं क्या है ये। मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था कि जो हम लोगों ने दाब कटिबंध पढ़े हैं, जी, जो दाब कटिबंध है, ये दाब कटिबंध तो चलो पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दाब कटिबंधों के मध्य में ये गैप है। कहाँ गैप है दिखाओ? तो ये देखो, ये गैप है, ये देखो ये गैप है। मतलब अगर देखें तो 23.5 से 35 के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय दाब क्षेत्र है, और फिर उसके ऊपर 45 से 65 है। देखिए 35 से 45, ये देख रहे हो, 35 से 45 के मध्य क्या है? कुछ नहीं है। कुछ पढ़ा क्या? कुछ नहीं पढ़ा, खाली है। यहाँ भी खाली है, देखो ये खाली है पूरा, ये खाली है, ये खाली है। तो ये जो खाली स्थान है ना, दाब कटिबंधों के मध्य खाली स्थान, इन्हीं खाली स्थानों के मध्य पवनें चलेंगी। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? सनातनी पवनें या ग्लोबल विंड्स या वैश्विक पवनें। इनके मध्य, दाब कटिबंधों के मध्य जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इन्हीं के मध्य ये पवनें चलेंगी। अब ये पवनें कैसे चलेंगी, क्या होंगी, तो इसको देखना है, ठीक है। बस काम खत्म हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कितना डिग्री चल रहा है, ठीक है। 1-2 बार घर में कर लोगे, हो जाएगा। तो पहले तो एक ग्लोब लेते हैं, देखो सिंपल सा, ठीक। इस पे पूरा बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूं कि देखो ये है 0 डिग्री, ये है 10, ये है 10। ये कितना था? 23.5 से 35। ये कितना था? 45 से 65। जी कितना था? 75 से 90। नीचे भी लिख दें, 23.5 से 35 डिग्री।
45 से 65, 75 से ये 90। ठीक है, एक बार और लिख दें कि ये जो क्षेत्र था इसको कहा था हमने विषुवतीय, है ना। एक बार फिर लिख देते हैं ताकि पूरा समझ में आ जाएगा। विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र, इसको हमने कहा था उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, इसको भी कहा था उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। ठीक, फिर हमने इसको कहा था अधोध्रुवीय निम्न दाब, और फिर इसको भी कहा था अधोध्रुवीय निम्न दाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी मैं बार बार लिख रहा हूं इसको। फिर इसको कहा था हमने ध्रुवीय उच्च दाब, और इसको भी कहा था ध्रुवीय उच्च दाब। ठीक, अब समझिए क्या है मैटर। तो देखिएगा, ये है निम्न दाब क्षेत्र मतलब लो प्रेशर, ठीक है, और ये है उच्च दाब क्षेत्र मतलब हाई प्रेशर, ये भी है लो प्रेशर, है ना, और ये भी है लो प्रेशर। बाकी बचा ये रहे हाई प्रेशर, क्योंकि उच्च दाब है, उच्च दाब है तो ये भी हाई प्रेशर है, उच्च दाब है तो ये भी हाई प्रेशर है, और उच्च दाब है तो ये भी हाई प्रेशर है। बीच में 0 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, यहां तक आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। रूल में आओ, रूल में आइए शुरुआत से। 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये रहा उच्च दाब और ये रहा निम्न दाब, लो प्रेशर। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होंगी। क्यों? क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हो रही है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर नीचे से भी होंगी, बिल्कुल होंगी। ये लो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है तो यहां ऐसे ही बनेगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये लो बन गया, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये लो फिर बन गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं तो ये लो फिर बन गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित हो रही है तो ये लो फिर बन गया। बताओ भाई, कोई समस्या? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, जो मैंने हम 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं रूल, बस उसी रूल को पुट कर दिया है। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हर जगह प्रवाहित करवा दिया, ठीक है ना। उच्च दाब से निम्न, यहां भी उच्च दाब से निम्न, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बात। रूल नंबर 2, कोरियोलिस बल। पवनों पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें मुड़ती हैं, चलो हटाओ, मुड़ गई। फेरल का नियम, कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ध्यान रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में, मेरे शब्दों को ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। अब ये बताओ, रीजनिंग पढ़ा है आपने? आपने रीजनिंग पढ़ा है, यहां पे देखो दिशा काफी मैटर कर रही है। रीजनिंग पढ़ा है, रीजनिंग में आपने पढ़ा है कि पवन
या कोई भी नाम ले लो, सुरेश दक्षिण की ओर 10 मीटर गया और ये अपने बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा तो अब कहाँ मुड़ेगा, इधर की इधर। जब बाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ेगा ना, बाईं ओर, इधर थोड़ी मुड़ेगा। ये अपने बाईं ओर मुड़ा, क्यों, क्योंकि उसका मुंह इधर है, मुंह इधर है, तो इसका जो दायां होगा, सॉरी इसका जो बायां होगा वो इधर होगा। सुरेश 10 मीटर उत्तर की ओर गया, अब बाईं ओर मुड़ा, अब बायां इसका ये होगा, ठीक है ना। तो जहां एरो होता है उसी ओर मुंह होता है, ये आपको पता है, ठीक है। वही पुट करना है इसमें। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी, यहां से हमें ऊपर दायां कर देना है, तो इसका दायां तो ये हो गया। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है तो इसका दायां तो ये हो गया। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है तो दाईं ओर मुड़ रही है तो इसका दायां तो ये हो गया। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है तो इसका दायां तो ये हो गया, इसका दायां तो ये हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, लेफ्ट साइड मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है तो इसका बायां तो ये हो गया, क्योंकि सिंपल मुंह ऊपर की तरफ है। इसका बायां तो ये हो गया, ये हो गया, और इसका बायां ये हो गया। बताओ भाई, कुछ पल्ले पड़ा? क्या मैंने किया? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शुरुआत के जो 3 नियम लिखे थे उसी को फॉलो कर दिया। क्या? पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तब चला दिया। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर, इसी वजह से मैंने वहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बहुत ही कम बताया था। क्यों? क्योंकि बुक में आप या कहीं भी पढ़ोगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन दाएं बाएं में आप फंस जाओगे कि कहाँ एंटी क्लॉकवाइज। भाई ऐसे तो क्लॉकवाइज चलाना है तो हम यहाँ भी एसी चला दें, यहाँ भी एसी चला दें, यहाँ भी एसी चला दें, हो गया क्लॉकवाइज। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ध्यान देना है कि जहाँ एरो है, एरो का जो ये बना है ना, ये आगे वाला सिरा, इसको मुंह मान लेना और इसी के अनुसार करना है। रीजनिंग पढ़े हो आप लोग। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तो इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ गई तो ये इधर ये, इधर ये और इधर ये, काम खत्म, ठीक है। आप समझिए। अब क्या करना है? अब कुछ चीजें और समझनी है। क्या समझनी है? देखिए, जो ये वाली पवनें हैं 10 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य, इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, इनको भी कहा जाता है व्यापारिक पवनें। इनको कहा जाता है पछुआ पवनें, और इनको भी कहा जाता है क्या? पछुआ पवनें। इनको कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। यहां मैं लिख देता हूं ध्रुवीय, क्योंकि ध्रुव है ना, ध्रुवीय पवनें। इनको भी कहा जाता है ध्रुवीय पवनें। ज्यादातर आपसे चीजें जो पूछी जाती हैं या तो व्यापारिक पवनों की या पछुआ पवनों की। आप समझिए क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन समझना है आपको। व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? क्वेश्चन समझिएगा, व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता ना हो कि उत्तरी गोलार्ध का पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि एग्जैक्टली हमें पता किसका करना है, उत्तरी गोलार्ध का कि दक्षिणी गोलार्ध का। तो क्वेश्चन में या तो पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताओ या दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताओ। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा अगर देखेंगे तो इस प्रकार है ना, ये इस प्रकार है। तो मतलब अगर इसको यहां से बनाएंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा तो ये है, मतलब यहां से ऐसे बनाएंगे तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। अब जहां से पवनें शुरू होती हैं वही उसका नाम हो जाता है। जैसे व्यापारिक पवनें कहां से शुरू हो रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये आप देख रहे हो, ये ऐसे शुरू हो रही है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दिशाएं आपको पता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसी वजह से इनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें।
क्यों? क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। लेकिन जब पूरा नाम लेंगे ना तो उत्तर पूर्व जो पहला वाला हिस्सा है वही आएगा, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने। जब आपसे पूछे पूरी दिशा बताओ तब आप बता देना कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं कौन? व्यापारिक पवने। कौन सी? उत्तरी गोलार्ध की। ये वाली दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तो इनको बोल देंगे दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, है ना? हाँ, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने। भाई इस प्रकार है ना, इस प्रकार है ना, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। ठीक है। पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से, ये देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अब ध्रुवीय पवनों की दिशा हालांकि बहुत रेयर है जो ध्रुवी पूछे, सबसे ज्यादा पछुआ और व्यापारिक का ही पूछता है। अब इसको स्क्रीनशॉट लो या बनाओ, जो भी करना है करो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, फिर समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा अभी। देखिए देखिए समझिएगा कुछ बेसिक पॉइंट। आपने रीजनिंग पढ़ा है, ये उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका बायां ये होगा, बायां ओर, ये इसका दायां होगा। ये अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो फिर इसका जो बायां होगा ना, देखो ये दो कंसेप्ट हैं इसके, आपको पता, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझ लो। अगर ये दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका जो बायां होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि मुंह नीचे की तरफ है ना, तो इसका बायां यही तो होगा और इसका दायां ये होगा। क्लियर है? अगर ऐसे कोई जा रहा है तो यहां से क्रॉस कर देना है। कहां से जाएगा? ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि भाई ऐसी दिशा होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तर पूर्व। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अ, दक्षिण पूर्व। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तर पश्चिम। क्लियर है इतना? है ना, बेसिक पॉइंट है। तो अगर यहां से पवनें यहां जाएंगी, इसका मतलब है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पवनें यहां जाएंगी तो इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। क्लियर है? बस वही चीजें मैंने यहां बताई हैं। क्या? कि पहली बात तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, तो मैंने ये बता दिया, ये सिंपल वाला क्रॉस, सिंपल वाला एरो। ठीक है। फिर मैंने बताया कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। जब अपने दाईं ओर मुड़ेंगी तो मैंने बताया कि इसका दायां जो होगा वो ये होगा और इसका दायां जो होगा वो ये होगा, अगर मुंह ऐसे है तो। जब मुंह ऐसे है एरो का तो दाईं ओर मुड़ जाती है, तो इसका दायां ये, इसका दायां ये, तो मतलब ये जो 0 डिग्री है बीच में, इसके उत्तर में जो भी पवनें चलेंगी वो एरो के दाईं ओर चलेंगी। इसी के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो एरो के बाईं ओर चलेंगी। दिशा क्या हो जाएगी? तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है। इसको जरूर 2-3 बार, अगर नहीं समझ में आया 2-3 बार खुद से लिख लेना, खुद से करना, और डायग्राम बनाना। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम खुद से बनाना तो क्लियर हो जाएगा। यही डायग्राम हमको बुक में मिलेगा, ठीक है, पल्ले नहीं पड़ेगा बुक से। क्लियर है? तो ये वाली चीजें बताना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आएगा कि व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में, देखिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे टफ बनते हैं, मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए एक ये प्रश्न है, ठीक है, एक ये प्रश्न है, और हो सकता है यही आरो में इस बार छप जाए। प्रश्न पढ़ेंगे, क्या कह रहा है? उत्तरी, पहला जो स्टेटमेंट है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें
व्यापारिक पवनें 35 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से, सॉरी उत्तर पूर्व लिखा है, ठीक है ना, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर होती हैं। अब इसमें ऑप्शन है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, या डी है ना तो एक ना तो दो। बताइए, सिंपल, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 35 से 45 अक्षांशों के मध्य चलती हैं। देख लेते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें 35 से 45 नहीं चल रही है, क्योंकि 35 से 45 तो पछुआ पवनें चल रही हैं, है ना। तो पहला तो सरासर गलत है ना। दूसरा देखो, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, है ना। तो यहाँ पे ये दक्षिण लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे अगर उत्तर होता तो ये सही हो जाता, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो ये दूसरा भी गलत, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट। इस हिसाब से डिटेल्ड क्वेश्चन बनते हैं और फिर लगता है कि यार पैटर्न चेंज हो गया। तो पैटर्न चेंज ज़्यादा नहीं है, बस ये कि थोड़ा डिटेल देखना है, ठीक। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है। पिछले टर्न पे हम लोग ने दाब कटिबंध देखे थे, अब उन दाब कटिबंधों के मध्य जो पवनें हैं वो देख ली, ठीक है। अच्छे से समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट में बता देना। अब क्या करने वाले हम लोग, अब इन्हीं को थोड़ा लिख लें, है ना, इन्हीं को लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए, इन्हीं को लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग देखेंगे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, आज से ये टॉपिक पवनों वाला समाप्त। जो स्थायी पवनें हैं वो स्थानीय नाम वगैरह हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आराम से रट लेना उसको, काम खत्म है। इसको इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो लिख लेंगे ये पवनें, ऐसे लिखें कि वे पवनें जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर ऐसे लिखें इसको, क्षेत्र की ओर नहीं, क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के मध्य चलती हैं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, ठीक है। तो व्यापारिक पवनें क्या हो गई देख लिया। अगला पॉइंट इसी में लिख लें, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, किसकी, व्यापारिक पवनों की, इनकी दिशा उत्तर पूर्व से, इस हिसाब से होती ना, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, इसलिए इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें
कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारी पवने हैं ना, अगर उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने लिख के आ जाए कि उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने, तो खट्टे से समझ लेना है कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो जहां से शुरू होती है वही नाम पड़ जाता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा, अच्छा इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ही क्यों है? तो रूल पता है ना कि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं फेरल के नियम के अनुसार, इस वजह से है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा, किनकी? व्यापारी पवनों की दिशा दक्षिण दक्षिण पूर्व इस प्रकार है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसलिए इन्हें कहां से शुरू हो रही है? दक्षिण पूर्व से। तो बस शुरू जहां से हो रही है वही नाम पड़ जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवने। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। ठीक है, हो गया व्यापारिक पवने, काम खत्म। बस याद रखना है कि व्यापारिक पवने किस दिशा में किसके मध्य चलती हैं। हालांकि जब हम लोग भारतीय मानसून पढ़ेंगे ना, तो मैं फिर इसको बताऊंगा, व्यापारिक पवने, पछुआ पवन, तो ये थोड़ा सा वहां पे और अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा। व्यापारिक पवने किस दिशा में किसके मध्य चलती हैं? तो 10 से 23:30 के मध्य, या 10 से 25 के मध्य, कहीं कहीं 25 लिखा होगा, इनके मध्य क्या चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं। 10 से 23:30, उत्तर दक्षिण दोनों। ठीक है, चलो भाई आगे चले। आगे चलते हैं, तो हमें दूसरा पढ़ना है पछुआ पवने। बस समाप्त हो गया। वे पवने जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र से अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र के मध्य चलती हैं, पछुआ पवने कहलाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, देख ले भाई एक बार उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और दक्षिण में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम, देखो है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, किनकी दिशा? पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है।
लेकिन नोट करके एक पॉइंट यहीं लिखेंगे, और ये आगे सब मानसून में काम आने वाला है अपने, जब भारत का मानसून पढ़ेंगे ना पूरा एक डिक्टो काम आएगा। तो कोरियोलिस बल की अधिकता के कारण पश्चिम दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब समझ में नहीं आया कुछ, अभी समझाते हैं। कारण पश्चिम दिशा से आते ही प्रतीत होती है। कौन? पछुआ पवने। क्या मैटर क्या है समझो। मैंने बताया था कि ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलिस बल का मान बढ़ता है। तो जैसे ही ये पछुआ पवनें ऐसे जाती हैं ऐसे जाती हैं ऐसे जाती हैं, ये जा तो रही हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, लेकिन जब जाती हैं तो एकदम से ऐसे मुड़ जाती हैं, एकदम से मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस बल का मान ज़्यादा है। तो इस वजह से लगता है कि ये पश्चिम की दिशा से आ रही हैं, और इसी वजह से इनको आगे चल के भारतीय मानसून में जब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, तो पश्चिमी विक्षोभ कहा जाएगा। इन्हीं में जेट स्ट्रीम आएगा, जेट स्ट्रीम इन्हीं में आएगा, ठीक है। इस वजह से इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे कुछ लंबे लंबे कंसेप्ट हैं, पल्ले नहीं पड़ेंगे फिर। तो क्लियर है? तो कोरियोलिस बल की अधिकता के कारण, क्योंकि कोरियोलिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, इस वजह से पश्चिम की ओर आती हुई प्रतीत हो जाती है, एकदम से मुड़ जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा, ये तो हो गया। चलो अब एक बात बताओ, मान लो ऐसे ये पृथ्वी है, मान लो, अभी हटा देंगे क्योंकि बहुत ही गंदी पृथ्वी बनी है। ये है 0, ये पछुआ पवनें चल रही हैं इस दिशा में ऐसे, और दक्षिण में ऐसे चल रही हैं, है ना। अगर देखा जाए, ये देखो, ये ऊपर ये पछुआ पवन, ये पछुआ पवन, तो बस वही मैंने बना दिया है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, ऊपर क्या है? पूरा यूरोप है। ये क्या है? पूरा एशिया है। ये क्या है? ये पूरा इधर अफ्रीका है। ये क्या है? ये पूरा इधर यूएसए है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है? तो नीचे भाई साहब ये दक्षिण अमेरिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा कुछ है? अगर हो तो बताओ। चलो भाई ये न्यूजीलैंड बना दिया छोटा सा। इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। तो मतलब कहने का कि उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चल रही हैं, ये महाद्वीपों का विस्तार ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? पूरा देखो, यहाँ से पूरा देखो, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पूरा इसको हिंद महासागर मिल गया, है ना। तो पूरा ये प्रवाहित हो रही है, कोई बिना किसी रुकावट के। और जब रुकावट नहीं होगी तो स्पीड तेज हो जाएगी कि धीमी हो जाएगी? जब रुकावट नहीं होगी तो स्पीड तेज हो जाएगी। भाई अगर हमें हाईवे मिल गया, सफा चट्ट हाईवे, तो हम स्पीड भगा देंगे 100 से 200 एकदम किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अगर भीड़ भाड़ मिल गई तो क्या होगी? स्पीड डाउन हो जाएगी। तो बस यहाँ पे भी वही हुआ है कि पछुआ पवनों की जो स्पीड है दक्षिणी गोलार्ध में तेज हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूं तब समझ में आएगा। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति अधिक होती है। क्योंकि, कारण भी ये लिख लो, क्योंकि कथन कारण ऐसे ही बनते हैं, देखो प्रश्न, ठीक है ना। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों का विस्तार कम
एवं समुद्र का ज्यादा है। और जब समुद्र का ज्यादा है, महाद्वीप है नहीं, तो एकदम से चलती है साए मार के। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को, अब यहां देखो, हुआ ये है कि लगातार जैसे पछुआ पवनें ऐसे आई ऐसे आई ऐसे चल गई, भाई स्पीड बढ़ गई तो चल दी। तो होता ये है कि जहां पे मुड़ी, ये 40 में पहले, फिर ये 50 में, और फिर ये पूरा 60 में, यहाँ पे नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। 40 डिग्री अक्षांश में, 50 डिग्री अक्षांश में। क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई ना। और 60 डिग्री अक्षांश में क्या नाम पड़ गया? ये किनका नाम पड़ा है? केवल और केवल किनका नाम पड़ा है? ये पड़ा है केवल और केवल पछुआ पवनों का। और वो भी पछुआ पवनों में भी केवल और केवल दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों का। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों के निम्न नाम है, गलत, कुछ नहीं है नाम। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों का एक भी नाम नहीं है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का नाम है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का नाम 40 डिग्री अक्षांश में क्या है? गर गरजता गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, प्रचंड प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर चीखता साठा। गरजता चालीसा रोरिंग 40s कहा जाता है, और प्रचंड पचासा को फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s। और चीखता साठा को पता ही है, श्रिकिंग 60s। ठीक है, तो चीखता साठा, प्रचंड पचासा और गरजता चालीसा हिंदी में आते हैं नाम। ये हो गया। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पछुआ पवनें चल रही हैं। कैसे क्या चल रही हैं, सब दिशा पता लग गई। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों के कोई नाम नहीं है क्योंकि महाद्वीप है, सिंपल चल रही है धीरे धीरे। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के नाम पड़ जाते हैं। क्या नाम है? तो 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा। केवल और केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही पछुआ पवनों के 3 नाम हैं अलग अलग, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया पछुआ पवनें। लास्ट, तीसरी और अंतिम, ध्रुवीय पवनें। फटाफट से इसको भी लिख लें। ये पवनें ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से अधोध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र के मध्य बहती है, गमन करती है, चलती है, कुछ भी। उत्तरी गोलार्ध में दिशा, उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या होती है इनकी? इन पवनों की उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कैसे देखें? ये देखो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की जो दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो दक्षिण, ऐसे था ना, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। हो गया भाई। ठीक है, आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है।
आते हैं एक बार, हम लोगों ने वैश्विक सनातनी पवनें, व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं, कैसे होती है, पूरा डिटेल देखा, प्लस कैसे गमन करती हैं, रूल क्या है, क्योंकि रूल इंपॉर्टेंट है, रटोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, है ना। रूल देखा कायदे से और अच्छे से अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अपने को जो देखना है वो देखना है मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। ये दोनों एक क्लास का काम है, एक क्लास में दोनों समाप्त हो जाएंगे। और वायुदाब पेटिया और पवनें समाप्त। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन बनता है, अब बनता ही है हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते हैं पीसीएस में, और आरओ में 1-2 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर बनता है तो ये आप यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, ये दावा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।